हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत दिनों के बाद में एक पॉडकास्ट वापस आ रहा है, क्योंकि कुछ काम से बिज़ी भी था। आपने श्रीलंका के व्लॉग्स भी देखे, कैसे लगे प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। कमिंग बैक टू टुडेज़ टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब इस टॉपिक के बारे में जब मेरे दिमाग में आया कि इसके बारे में पॉडकास्ट करना है, तो सीरियसली मैं सो नहीं पाया हूँ। ये टॉपिक ऐसा ही है, आपको एक ब्रीफ में समझा देता हूँ मैं। एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, इसके बारे में ये टॉपिक है। पर हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ हम बिल्टअप करके आगे 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 जाएंगे। तो ये एक सीरीज़ होने वाली है जो हम पार्ट्स में आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। स्पेशल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इन्हीं के कारण मुझे इस सब्जेक्ट में रुचि आई है। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो गाइज प्लीज़ वेलकम मिस्टर गिरीश पुंडलिक। इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, इनका जो फिज़िक्स का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। और ये भी इनका टॉपिक है, काफ़ी जानकारी रखते हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू द सब्जेक्ट। सर वेलकम टू द शो। और मेरा धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आप कैसे हो? बढ़िया। गिरीश सर, मैं आपको सर सर कहूँ, भाई कहूँ, क्या कहूँ, या फिर भांजे गिरीश कहूँ? भांजे को। एक्चुअली इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे हम। सो वेलकम गिरीश। क्यों? और बहुत दिनों से हमारा ये प्लान चल रहा था, फाइनली जाकर आज ये एग्जीक्यूट हो रहा है। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारे पास जो ज्ञान है वो शेयर करना तो काफ़ी अच्छा लगता है, शेयर करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है ना कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, और जितनी बात की जाए उस बात के अंत में हमको पता चलता है कि काफ़ी कम बातचीत हुई है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अ, सो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है। एक्चुअली मैंने नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं। तो पहले हम चालू करते हैं, जो तीन कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में। पहला है जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है, दूसरा है वो है एस्ट्रोफिज़िक्स का, और तीसरा है जो है एस्ट्रोनॉमी का। तो सबसे पहले अगर हम ये तीन सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो चालू करते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ। उससे पहले मैं वो उस इन शब्दों का जो उगम है, इटिमोलॉजी, उसके बारे में बात करूँगा। ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, तीनों जो शब्द है उनका ओरिजिन है ग्रीक। एस्ट्रा मतलब स्टार, तारा। एस्ट्रा मतलब तारा। एस्ट्रा तारा। ओके। एंड एस्ट्रो मतलब रिलेटेड टू स्टार्स, जो भी है तारों के संबंध में जो जो भी है। हाँ, तो उसके साथ जो एक उपसर्ग लगता है, जो सफिक्स लगता है, वो लॉजी, नॉमी और फिजिक्स हम ये कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी, नॉमी का मतलब होता है ग्रीक में रूल्स, लॉ। ओके। जैसे इकोनॉमी, ऑटोनॉमी वगैरह ऐसा होता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये होता है कि तारों का अभ्यास, और तारों का जैसा जीवन होता है, जैसे नेचर में प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार जैसे तारे तैयार होते हैं, बनते हैं, जीते हैं और मर भी जाते हैं। वो एक बेसिक हुआ इसका। और उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं अवकाश में, जैसे गैलेक्सीज हुई, जैसे आकाशगंगाएं हुई और ब्लैक होल्स हुए, बाकी वो सारी चीज़ों का जो एक खोज है वो सब मिलके एस्ट्रोनॉमी में आता है। और उसके भी अलग अलग विभाग है एस्ट्रोनॉमी के ही अंदर आने वाले।
तो ये होगा एस्ट्रोनॉमी का, कि तारों के नियमों की खोज बेसिकली। Okay. नॉमी, Okay. So the laws of the stars. लॉज ऑफ स्टार्स और लॉज ऑफ नेचर रिलेटेड टू स्टार्स। Okay. दूसरा होता है एस्ट्रोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी बेसिकली, उसका अभ्यास। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब जिसे हम ज्योतिष भी कहते हैं हाँ, वो। ज्योतिष भी कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली ये हो क्या होता है कि तारों का अभ्यास तो नहीं होता इसमें, लेकिन तारों का जो अभ्यास हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं, कि उसका उपयोग करके हम मानवीय जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है, उसका क्या संबंध है, उसकी खोज करते हैं। राइट। नहीं, और एस्ट्रोफिजिक्स एक एस्ट्रोनॉमी की ही एक शाखा है, कि जो 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 अवकाश में जो हम चीज़ें देखते हैं, जैसे ग्रह, तारे, सौरमंडल है, गैलेक्सीज है, वो कैसे बनते हैं, वो किस चीज़ के बनते हैं, कैसे उनका इतिहास क्या है, उस चीज़ों का अभ्यास, उनकी गति, वहाँ अवकाश में घटने वाली जो घटनाएं है उनका अभ्यास, ये सब फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में होता है। उसमें भी और काफ़ी सारे ब्रांचेस है, शाखा है, वो हम जैसे बात करते रहेंगे उस पर। यस। आगे जाके मेरे हिसाब से इस पर एक हमको आई थिंक एक डेडिकेटेड एपिसोड ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट इतना वास्ट है। और ज्योतिष के बारे में अगर थोड़े से मैं जानकारी दूँ, मेरा इस पर थोड़ा विश्वास है मतलब जो भी है, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, पर ये मेरा है। और कुछ लोग हैं जिनका बिल्कुल भी नहीं होता है, पर खैर वो टॉपिक कम्प्लीटली अलग है। सो बढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ या फिर एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ, या फिर आपको थोड़ी सी अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करनी है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वो थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे उसके बाद, क्योंकि उसका एक संबंध है एस्ट्रोलॉजी से, कि एस्ट्रोलॉजी देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी का ही उपयोग करता है। यस तो पहले एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे। यस एब्सोल्युटली। तो एस्ट्रोनॉमी का ग्रह, तारे, जो चंद्रमा वगैरह है, उनकी तो मोशन का, उनकी जो गति का अभ्यास होता है, अवकाश में जो घटनाएं घटती है उसका अभ्यास होता है, और उसके साथ साथ बाकी उसके भी आगे जाके दूसरे तारे हैं, गैलेक्सीज है, ब्लैक होल्स है, और बाकी बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनका भी अभ्यास होता है। तो ये है एस्ट्रोनॉमी, वो काफ़ी बड़ा विषय है। एस्ट्रोनॉमी की एक अगर इतिहास देखा जाए तो जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उससे भी पहले, कि जो आदिवासी रहते थे, जो टोलियों में रहते थे, वो भी तारों को देखते थे, और उन्हें भी नज़र आता था कि कुछ तारे घूम रहे, कुछ आज दिखाई दे रहे, कल नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने भी धीरे धीरे उसका मतलब निकाला, कि उसमें जो चक्र है, साइकिल्स है, उनका भी मतलब निकाला, और उसका भी अभ्यास करने लगे कि कैसे होता है। आगे जाके जब बड़े समाज बने और लोगों को काफ़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ी किसी किसी चीज़ों में, तो वो उन घटनाओं के जो अवकाश में देखते थे, आकाश में देखते थे, उसे जोड़ने लगे। सो दे स्टार्टेड रिलेटिंग थिंग्स, या तारों के साथ जो घटनाएं पृथ्वी पर हो रही है, सो दे स्टार्टेड हाँ, मैचिंग दोज इवेंट्स विद द स्टार्स एंड द ऑब्जेक्ट्स व्हाटएवर इन द स्काई। बिल्कुल। तो ये बात ऐसी होती है ना, कि हर एक मानव को, कि पहले जो अज्ञात है उसका डर तो होता है। हाँ, जो अज्ञात है उसका डर होता है, और जो अज्ञात है उसको एक नाम भी देते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक चीज़ सुनी थी, द बिगेस्ट फियर द ह्यूमन एवर फेस्ड इज द फियर ऑफ अननोन। अननोन, एग्जैक्टली। तो वो अननोन का नाम देते देते कुछ एक ईश्वर या गॉड ऐसे कंसेप्ट आ गई, और उसके साथ साथ जो बुरी चीज़ें करते हैं उसके लिए शैतान मगर उसकी भी कंसेप्ट, सेटन, उसकी भी संकल्पना आ गई। तो ये जो है कि ये तो मानव ने मान लिया था कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो उसका क्या परिणाम क्या होता है, होती कैसे है, उसका जो कार्यकारण भाव है, वो जानने के लिए उसने, कि वो चीज़ें देखते थे और वो आपस में रिलेट करते थे, तो
उनको लगता था कि अगर ये तारा यहाँ है तो और मेरे साथ ऐसी घटना घटी है तो आगे भी ऐसा ही होगा। राइट। तो ऐसे इसके ऐसे ऐसे करके एक पूरा पैटर्न एस्टैब्लिश कर लिया उन्होंने। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा कनेक्शन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का। जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए तो वो ऐसे थे कि कुछ कुछ तारे हैं वो हमेशा वही रहता है, वो बदलते नहीं है आपस में जगह, और कुछ जो चीज़ें दिखाई देती है वो घूमती रहती है उसमें। तो उसको उन्होंने नाम दिया प्लैनेटेस, जो मतलब वैंडरर्स जो घूमते रहते हैं। वो सूरज और चंद्रमा भी देखते थे। तो उसमें उनका वो जो अभ्यास है उनका, तो उनके साइकिल्स भी नोट कर लिए। वो तारों का अभ्यास तो हो गया, लेकिन उस वक्त तो जीने की इतनी मुश्किल होती थी कि तारों का अभ्यास करके क्या करना है। तो उसका उपयोग इसमें आ गया कि उनके जीवन के साथ ही जोड़ना शुरू कर दिया कि तारों जैसे घूमते उसका हमारे जीवन पे परिणाम होता, असर क्या होता है इवेंचुअली। राइट। तो उसके बारे में थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं उसे, अंदाज लगाने लगे। और किसी के साथ कुछ होता है तो वो दूसरे के साथ भी हुआ, कुछ कोइंसिडेंस होता है। कोइंसिडेंसेस हुए। होता क्या है कि ये अगर बात हो गई और उसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर लिया हाँ। कि अगर ये तारा यहाँ है या ये चीज़ यहाँ पे है तो ऐसी घटना घटती है। और होता क्या है, जो ये होता है कि कॉग्निटिव बायस होता है कि जो चीज़ घटती है, जो पॉजिटिव आउटकम होता है वही याद रखते हैं। वो 2 बार भी होता है वो याद रखता है, अगर वो 100 बार फेल भी होता है तो वो याद नहीं रहता। तो कॉग्निटिव बायस है तो उसके लिए तो ऐसा ही होता है ना कि जो भी चीज़ें देखिए वो नोट कर ली और वो उसका नियम बना लिया। ठीक है, तो अब ऐसा है कि एस्ट्रोनॉमी में और भी चीज़ें बेसिकली कि जैसे एक क्या बोलते हैं उसे कि एक पत्रिका आती है, जन्म कुंडली आती है। ओके, हॉरोस्कोप का वो जो होता है वो होता है कि आपका जब जन्म होता है तब जो ग्रह और तारों की स्थिति होती है वो होता है। इट्स बेसिकली स्टार मैप, सोलर सिस्टम मैप ऑफ द सोलर सिस्टम आपके जन्म के वक्त। अब वो मतलब कैसा बनता है? आपका जन्म जिस टाइम हुआ, जिस प्लेस पर हुआ और जिस दिन पर हुआ, उस वक्त आकाश में जो तारों और ग्रहों की स्थिति थी वो आपके वो चार्ट में जो 12 घर होते हैं वहीं पर वो मेंशन किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो राशि क्या होती है वगैरह ये देखते हैं। तो अब ऐसा है कि इन लोगों ने जो ऑब्जर्व किया कि जो बहुत ज़्यादा गति से घूमने वाली जो चीज़ें है, मतलब उनको जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स, वैंडरर्स होते हैं, वो एक ही पट्टी से जा रहा है, एक ही रूट से जा रहा है, सूरज, चांद और ये भी। उस वक्त पता नहीं था कि सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बना या फिर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट भी करते हैं, ये भी पता नहीं था। वो इतना ही पता था कि ये सब चीज़ें वो एक ही पट्टे से घूमती है। इट मीन्स दे हैव फिक्स्ड पाथ। दे हैव फिक्स्ड पाथ। तो उसमें भी ये है कि उस पाथ के पीछे जो तारे थे उनमें वो पैटर्न्स देखने लगे कि, और वो तारे भी ऐसे थे कि जो ब्राइट थे, सिर्फ उतने ही तारे लाइन्स जोड़ के कुछ पैटर्न्स लगने लगे। उसमें ऐसा भी होता था कि एक तारा जो बहुत छोटा है लेकिन नज़दीक है, या फिर दूसरा तारा काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, तो वो थोड़ा फीका दिखता है, इट्स नॉट दैट ब्राइट। फिर भी जो ब्राइट स्टार्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लोकेशन से जो दिखते हैं वो पैटर्न्स लाइन्स जोड़ के कुछ वो कॉन्स्टलेशंस बने। ठीक है, और कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र, राइट? नहीं, कॉन्स्टलेशन मतलब तारा का समूह बोलते हैं, या फिर एक क्लस्टर, नॉट क्लस्टर। तो ये जो कॉन्स्टलेशंस है तारा का समूह ही बोलते हैं ओके, कि उसमें पैटर्न्स बना के उनके नाम देने लगे। और ये जो उस पट्टी पे जो ये थे उसे हम एक्लिप्टिक बेल्ट कहते हैं। तो वो होता है बेसिकली एक सेलेस्टियल स्फीयर जो बोलते हैं उसे, कि अगर आप आकाश को देखते हैं तो पूरा गोल है, एक गुंबज है, गुंबज लगता है, और लाइक डोम, एक डोम ही है। और अगर आप एक बड़ा बॉल है, फुटबॉल वगैरह होता है, उसके अंदर से अगर आप देखोगे कैसे दिखेगा, तो पूरी जगह पूरा का पूरा डोम ही है, राइट। तो वो जो स्फेरिकली जो व्यू है तो उसे सेलेस्टियल स्फीयर बोलते हैं। तो वो जो सेलेस्टियल स्फीयर में जो वो तारे जाते हैं
तो उस पट्टी को एक्लिप्टिक कहते हैं। और उसमें उसके बैकग्राउंड में जो जो तारे का समूह आते हैं तो उनको राशि बोलने लगे। वो जो राशि है उसका जो ग्रीक वर्ड है ज़ोडिएक, ज़ोडिएक बेल्ट। तो ज़ोडिएक बेसिकली ग्रीक में होता है कि एक प्राणियों का समूह, क्योंकि ज़ोडिएक में जो भी सारे कॉन्स्टेलेशंस है जैसे मेष, वृषभ वगैरह 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 करके वो सब प्राणी है। राशि हम बोलते हैं, रास जो बोलते हैं, राशि हम बोलते हैं। जो उसका ओरिजिन है, ग्रीक ओरिजिन है उसका, वो होता है रास, ज़ोडिएक साइन। तो वो सब प्राणी ही थे। पहला मेष था जो बैल है, सॉरी मेष इज मेंढा, मेष इज मेंढा। मेंढा हिंदी में क्या कहते हैं उसे, वो पता नहीं यार। ओके, वृषभ है, वो बैल है, ऐसे ही करके। इसी के कारण मुझे पता चल रहा है कि आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं है। रुचि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा है ना कि जो कनेक्शंस बनाते हैं वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके जो निष्कर्ष बनते हैं वो थोड़े से मज़ेदार होते हैं बेसिकली। आई वुड पुट इट लाइक दैट। मज़ेदार होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके ओके ओके। तो ये जो प्राणी है, और ऐसा भी होता है ना कि जो प्राणी है जिसकी जो राशि होती है कि उसके गुण उस आदमी को लगा देते हैं। जैसे सिंह रास है, सिंह रास का जो बंदा होता है, लियो जो सिंह रास का बंदा होता है तो वो बहुत ही अग्रेसिव वगैरह होता है, जो जैसे सिंह होता है। तो ये लॉजिक अब देखें कैसे है कि जमता है आपको? होते भी होंगे यार, होते भी होंगे, लेकिन वो सब राशि के होते होंगे ना, कि ऐसा कोई एक यूनिक तो गुण है नहीं है कि अग्रेसिव, गो गेटर्स वगैरह सब राशि में होंगे। तो सिंह का क्या है? तो बेसिकली ऐसे ही है कि जो भी प्राणी आता है कि उसके गुण लगा देते हैं उस पर। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्चुअली होता है ना कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए ये चल जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब में होते हैं। हाँ, सब में होते हैं ना। तो एक कैरेक्टरिस्टिक बोले ना कि सब मान जाएंगे, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, जो गलत भी नहीं हुआ और देखा जाए तो सही भी नहीं हुआ, समवेयर इन द मिडल होगा। तो ये कि जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब पे लागू होती है। तो ऐसा वो सिंगल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन अब इसमें होता है कि किसी राशि के लोगों की जो पर्सनालिटी है वो उस प्राणी से जोड़ दी जाती है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया ज़ोडिएक का जो कलेक्शन ऑफ एनिमल, ज़ोडिएक बेल्ट पे जो 12 राशि है। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी ने ये खोज निकाला कि ये जो ग्रह तारे हैं वो यहाँ से घूमते हैं, इस पट्टी से घूमते हैं। एस्ट्रोलॉजी ने उसका मतलब निकाला और मानवीय जिंदगी से जोड़ दिया, अप्लाई किया मतलब उसे। कैसी चीज़ें घटनाएं घट रही है वो, राइट। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी का स्टडी है वो उसके आगे भी जाता रहा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वो एक सिमट गई बेसिकली उन 9 ग्रहों पे। और उसमें और एक बात है इसमें कि जो 9 ग्रह है, बचपन में मैं भी सोचता था कि 9 ग्रह मतलब 9 प्लैनेट्स है। उस वक्त प्लूटो वो प्लैनेट हुआ करता था। अब तो नहीं है, बेचारा। तो 9 ग्रह कौन से हैं? तो 9 ग्रहों में पृथ्वी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही है, तो पृथ्वी तो दिखाई नहीं देगी वहाँ पे। राइट। तो एक कम हो गई। यूरेनस और नेपच्यून, वो उस वक्त तक, मतलब जब ये साइंस बना तब पता ही नहीं थे। 17th और 18th सेंचुरी में तो उनका पता लगा, खोज हुई है। हाँ, खोज हुई, बहुत लेट हुई है, बहुत बाद में हुई है। और प्लूटो तो 1930s में हुआ। प्लूटो इज वेरी न्यू फेनोमेन। ओके, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग एक यस, आपका जो एनेक्डोट है वो प्लीज शेयर। तो ये 3 जो प्लैनेट्स है या 2 प्लैनेट्स है, यूरेनस और नेपच्यून, वो नहीं थे, तो बचे सिर्फ 5, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। यस। तो बाकी 4 ग्रह कौन से? तो ये पता चला बाद में कि सूर्य और चंद्र दोनों को भी वो ग्रह मानते। ये 2 हो गए। और 2 कौन से हैं? तो ये है राहु और केतु, जो चंद्रमा के नोडल पॉइंट्स है, जो हमारे जो पृथ्वी 23.5 अंश से जो टिल्ट है, उसका जो झुकाव है, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं पूरे। तो वो जो 2 नोडल पॉइंट्स है, जो हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट चंद्र के, तो वो राहु और केतु है।
और वो साउथ हमेशा नोड एंड अपोजिट नॉर्थ रहते हैं। नोड हाँ, बोलते हैं नॉर्थ ना नोड और उसको। साउथ नोड, और वो हमेशा अपोजिट रहते हैं। आप अपनी कुंडली में भी देखते हैं तो एग्जैक्टली अपोजिट स्क्वायर्स में होते हैं वो। या यस यस और बाकी ग्रह कभी भी घूमते रहते हैं, यस। तो एग्जैक्टली दो अपोजिट, तो एंड उनको ग्रह ऑल्सो क्या उनके कहते बारे में एक चीज़ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा। वो जो ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी के सभी जो तारे हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। आई थिंक या हैं? सही है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों का एक मतलब निकाल के किसी के जीवन पे कुछ परिणाम होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मानते हैं ऐसे। तो एस्ट्रोनॉमी सर होता भी होगा। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि कैसे होता होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो एक इंजीनियर और साइंटिस्ट, साइंस के खोजी के नज़रिए से अगर नज़र देखा जाए तो तो वो पता भी होता है ना। सर ये तो बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट होने वाला है। मतलब यही डिबेट अगर चालू हो नहीं, सकती मैं है। कुछ प्रश्न उपस्थित करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोगों की श्रद्धा है उसमें, और बहुत लोगों का निर्वाह भी इस पे है। तो मैं उस पर किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म तो नहीं करूंगा, कुछ सवाल उठा के छोड़ दूंगा मैं बाद में, ठीक है। उतना तो हम कर ही सकते हैं, कर राइट। सकते हैं। लोगों को सोचने पर मजबूर करना हमारा काम है। और जिसके पास उसका उत्तर होता है वो दे दे, वो ढूंढ लेगा उसका उत्तर। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा मिक्सचर हो गया इसमें कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, राइट राइट ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी का जो स्टडी है, तो पहले एस्ट्रोनॉमी पे फोकस करते हैं कि Yes. एस्ट्रोनॉमी का जो स्टडी है वो किस तरह से होता है। तो पहले तो एक जस्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन जो पहले के लोग तो करते थे, जब कोई उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे तब थे, तो जस्ट ऑब्जर्व करके ये सब एक खोज निकाले उन्होंने, और उनको सीजन्स के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो उनको ये भी पता चला कि ये जो मूवमेंट होती है कहीं तो एक रिलेशनशिप है कि Right. यहाँ जो घटनाएं घट रही हाँ है हाँ कि ठंड बढ़ रही है या गर्मी बढ़ रही है, बारिश हो रही है, वो साइकिल्स नोटिस किए उन्होंने, इन लोगों ने। तो ये कनेक्शन है, ठीक है। तो अल्मनैक बनाते हैं ये सब। इंटरेस्टिंग। तो वो तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के साथ ही था, उसके लिए कुछ उपकरण भी बनाए थे, जैसे जो यूके में जो है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज, यस Stonehenge। यस। वो ऐसी थियोरी है कि सूरज के ऑब्जर्वेशन के लिए बनी थी। अरे वो अपना यहाँ पर भी है ना, सूर्य मंदिर भी है अपना, सूर्य वो मंदिर भी है, उसमें भी कोणार्क कुछ का। चीज़ें, कोणार्क हाँ का, हाँ, उसमें भी कुछ काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बहुत instruments खूबसूरत हैं। जगह है वो। और टेलीस्कोप तो बहुत लेट आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समझने लगे हम। लेकिन उससे भी पहले जो टाइको, कोपरनिकस, केपलर वगैरह जो थे, उन्होंने भी बहुत सी थियरीज बनाई और जो ग्रहों की गति के नियम भी खोज निकाले। यार सैल्यूट है यार उनको। मतलब इतने, मतलब उनको ढंग से स्टडी करने के लिए कुछ उनके पास था भी नहीं, तभी उन्होंने कैसे किया होगा, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। नहीं, वो जो रिकॉर्ड्स तो थे ना पहले से कि उनके साइकिल्स का पता था कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लोगों ने रिकॉर्ड्स रखे थे, पूरे सैकड़ों साल से रिकॉर्ड्स रखते थे। तो वो रिकॉर्ड स्टडी किए, ऑब्जर्वेशंस किए, और उसके हिसाब से उन्होंने नियम बनाए, नियम खोज निकाले। उन्होंने तो बनाए नहीं, खोज निकाले। अमेजिंग, वही तो है। अमेजिंग। मतलब मैं अगर उन लोगों के बारे में मैं सोचूं तो उनका आईक्यू और यूनिवर्स को समझने के लिए जो एक कैपेसिटी चाहिए ना, वो नेक्स्ट लेवल ही है यार। मतलब होगी, हजारों साल पहले से लोग मानते आ रहे हैं कि पृथ्वी ही पूरे विश्व का एक केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। अब पता चलता है कि उसकी कुछ भी नहीं है। ये भी बाद में हम कुछ एनेक्डोट्स और कुछ एग्जांपल के साथ बात करेंगे। Absolutely. बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। एब्सोल्युटली यार, ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चलने वाला है गाइस। डोंट मिस दिस पॉडकास्ट एट ऑल। सो इसमें एक ये जो है कि सूरज सेंटर में है या पृथ्वी सेंटर में, जो हजारों साल से डिबेट आ रही है, अब तो सेटल हो चुकी है डिबेट, अब तो कुछ प्रॉब्लम देयर इज नो डाउट। लेकिन पहले लोगों को फांसी पे चढ़ाते थे, रियली, सिर्फ बोलने के लिए कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूरज सेंटर में, और पृथ्वी से उसके गैलीलियो, यस यस यस, गैलीलियो का फेमस कोट है कि उसको बोला था ना कि ये जो आपने बोला है कि पृथ्वी सेंटर में, सूरज सेंटर में, और पृथ्वी इसके बाजू में घूम रही है, इसके गिर्द घूमती है,
वो गलत है वो मान लो, तो उसके उसके लिए जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स वगैरह था वो स्टडी करके हज़ारों साल से ये डिबेट है कि सूरज बीच में है या धरती बीच में है। तो उस पर एक मूवी भी थी अगोरा, नहीं सुना इसके बारे जो में मैंने। हाइपेशिया थी, जो एक विदुषी थी, ग्रीक विदुषी थी। ट्रांसलेटर यू कैन से। विदुषी इज नॉट ट्रांसलेटर एक्चुअली, इट्स इंटेलेक्चुअली। ओके और वो पढ़ाती भी थी एक्चुअली ओके। इसमें। तो उन्होंने भी ये एस्टेब्लिश किया था कि सूरज बीच में है और उसके गिर्द सारे तारे घूमते हैं। लेकिन वो भी नहीं माने थे, उनको भी सज़ा हुई थी। और मज़े की बात यह है कि जो एक फ्लैट अर्थ सिस्टम है, कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है और उसके आसपास सूरज और बाकी तारे घूमते हैं, बाकी तारे और सूरज चंद्र और ग्रह घूमते हैं। धरती उसके पास। चपटी है? चपटी है, ओके। और वो ये मानने वाले आज भी है, जबकि स्पेस में जाके, ऑर्बिट में जाके लोगों ने बहुत देखा है। हाँ हाँ। देखा है लोगों ने देखा क्या है, जब लूनर एक्लिप्स होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है, तो पृथ्वी की जो एक छाव पड़ती है चंद्रमा पे, वो तो गोल ही तो होती है। लोगों ने हज़ारों साल से देख रहे हैं कि जो क्षितिज के पार जाने वाली एक बोट देखते हैं, जो नाव देखते थे जो समुद्र में जाते थे, तो दूर जाने वाली नाव नीचे नीचे जा रही है। अगर वो सरफेस अगर कर्व नहीं होता तो ऐसा दिखाई नहीं देती ना, वो जो छोटी छोटी होके निकल जाती। वैनिशेस तो वो नीचे कैसे जा रही, वो भी ऑब्जर्वेशन तो थे, लेकिन कोई उसका ढंग से मतलब नहीं निकाल रहा था उसका। वो हज़ारों साल से देख रहे हैं। हम भी समुद्र किनारे जाके देख सकते हैं कि अगर कोई नाव जा रही है तो वो ऐसे ही नीचे जा रही है, ऐसा लगता है कि होती जा रही है। नहीं, छोटी तो होती है, दूर जाते नीचे भी जा रही है। नीचे जाती है। ओके। ऐसा लगता है कि वो पानी के अंदर जा रही है, एक्चुअली वो क्षितिज के पार जा रही है, कर्वेचर के। अब हम विमान में जाते हैं, एयरप्लेन में जाते हैं, तभी तो दिखाई देता है पृथ्वी का वो तो दिखाई देता ही है। स्पेशली ये मैंने देखा है, जब भी किसी सैटेलाइट का लॉन्च वगैरह होता है या फिर वो नासा वाले स्पेस शटल वगैरह ऊपर भेजते हैं, तो एक हाइट पर जाकर ना वो अपनी पृथ्वी का स्फीयर दिखने लगता है। वो दिखने लगता है, कर्वेचर कर्वेचर दिखाई देता है वो। हाँ वाह, मतलब लेकिन ये हमने देखा है, हज़ारों लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है। जो भी जो हवाई यात्रा करता है वो भी देखता है, लेकिन वो लोग भी अभी फ्लैट अर्थर्स कम्युनिटी है अभी आज भी, और वो पूरा डिनाई करते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब है, ऐसे भी लोग हैं आज। हाँ, मतलब अभी भी लोगों में उतना एक्सेप्टेंस नहीं आया है जितना होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं रिलीजियस स्कूल में पढ़ाते हैं ऐसे, क्योंकि अब ठीक है, ये तो डिबेटेबल है, बात है, ये लेकिन तो उसका है, उसका पर कुछ इंटरेस्ट होते हैं लोगों को। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स और कि कोई सही बात तो अगर पढ़ाई तो उसके कुछ खैर वो अपना होते अपना हैं, बिलीफ है वो। belief है। और लोगों का जो बिलीफ है, हम उनके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करना नहीं चाहते। सो एनीवेज, ये तो हो गई एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बात। अब आगे एक स्टेप बढ़कर जाते हैं एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ। एस्ट्रोफिजिक्स एक देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी की एक शाखा है, जैसे और भी शाखाएं है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स का एक फोकस जो है कि वो सिर्फ उनकी मोशन वगैरह पे नहीं है, मोशन गति या उनके जो घटनाएं घटती है सिर्फ उस पर ही फोकस नहीं है। तो उसका ओरिजिन क्या है, ये बने कैसे है वगैरह, उसका भी अभ्यास होता है। और एस्ट्रोफिजिक्स में भी एक और स्पेशलाइज्ड ब्रांच है कॉस्मोलॉजी, कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, कैसे चल रहा है, और उसका अल्टीमेटली क्या फेट होगा, उसका क्या होगा उसके साथ, उसका स्टडी है जो कॉस्मोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी में और भी शाखाएं हैं, जैसे एस्ट्रो इकोलॉजी है, एस्ट्रोबायोलॉजी है। मतलब अब हमें तो अभी तो पता चला है कि और भी तारे हैं, उनके गिर्द और भी प्लैनेट्स घूमते हैं, तो उस प्लैनेट की जियोलॉजी, धरती कैसी होगी वहाँ पे, अब वहाँ अगर जीवन है तो वो कैसा होगा, एस्ट्रोबायोलॉजी है। ऐसे भी उपशाखाएं है एस्ट्रोनॉमी की। हम जो पहले बात कर रहे थे ना, वो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है सिर्फ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा, कमिंग बैक टू द एस्ट्रोनॉमी अगेन। और मतलब ये रिसेंट एक 7-8 साल पहले की खोज होगी। और
एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने ये खोज की है कि जो गैलेक्सीज होती है उसके सेंटर में एक ब्लैक होल होता है जनरली जनरली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। ये तो एक खैर अभी हमारी बात चल रही थी तो मैंने सोचा कि आपको एक थोड़ा सा इस टॉपिक के कभी आगे वाले आगे episode जाके में बात बहुत- करेंगे, हाँ, वो आगे विस्तार जाके से बात बात करेंगे, विस्तार से एब्सोल्युटली बात करेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन ये सही बात है, क्योंकि एक बड़ा सा अगर ब्लैक होल होता है, वही तो पूरे तारों को, वो जो बिलियंस ऑफ तारे रहते हैं, उनको एक hundreds साथ of billions जोड़े एक रखता साथ है। जोड़े रखते हैं, वही तो एक होता है। गाइज इसके बारे में पॉडकास्ट आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे यहाँ पर ये कट करना पड़ रहा है क्योंकि ये है ऐसा टॉपिक है ब्लैक होल इट्सेल्फ कि उस पर 2-3 पॉडकास्ट जितने भी किए जाए उतने कम है। सो सर, अगर एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए हैं। मैंने आज एक्चुअली पहला ये पॉडकास्ट है जिसमें मैं सवाल तैयार करके लाया हूँ। तो चालू करें? करें, मतलब करते हैं। डिटेल में नहीं, थोड़ा संक्षिप्त में, फिर इसके बाद में इस पार्ट का हम करेंगे एंड फिर हम आगे जाएंगे। पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज स्पेस? स्पेस, ओके। आप सबसे बड़ा नंबर बता सकते हैं मुझे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 बिलियन। उससे भी बड़ा। इन्फिनिटी। मैं उससे भी बड़ा नंबर बता सकता हूँ। इन्फिनिटी से बड़ा? हाँ, इन्फिनिटी प्लस 1। कुछ अरे यार। ऐसा ही कुछ स्पेस के बारे में। ओके। हमें नहीं पता एक्चुअली क्या होता है ये। और स्पेस है, वो कितनी बड़ी है, उसकी सीमा है, अगर सीमा है तो उसकी सीमा के पार क्या है, नहीं पता हमें। लेकिन ऐसे देखा जाए कि स्पेस का मतलब होता है कि जो भी हम देख रहे हैं वो स्पेस है। जो स्पेस जो बोलते हैं कि स्पेसशिप है, स्पेस रॉकेट है वगैरह, स्पेस में जाता है, वो पृथ्वी के ऊपर जाता है और वहाँ जो भी चीज़ है वो स्पेस में है। देखा जाए तो पृथ्वी भी स्पेस में ही है, कि हम पृथ्वी पर है, हम एक पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का सरफेस और स्पेस में थोड़ा अंतर करते हैं। देखा जाए पृथ्वी भी स्पेस में ही है, सूरज के अराउंड घूम रही है, पृथ्वी भी स्पेस में, वो पूरी स्पेस है। और स्पेस कितना विस्तार है स्पेस का वो हमें भी पता नहीं है। सब सोलर सिस्टम, सब स्टार, सब जितने भी गैलेक्सीज हम देख सकते हैं या अभी देख नहीं सकते, वो सब के सब इसी स्पेस में। इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, जस्ट फॉलोअप, अगर संक्षिप्त में भी उत्तर देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आगे जाकर जो एपिसोड्स आने वाले उसके इन सब्जेक्ट के बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे ही। एक छोटा सा आंसर अगर देंगे तो भी चल जाएगा, ताकि व्यूवर्स को ये समझ में आए कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है सर। ये जो स्पेस की हमने अभी बात की, ये हमेशा से एग्जिस्ट करता था या नहीं? उसके ऊपर भी थियरीज है, बनी है थियरीज कि था। ये बहुत सारे मॉडल्स है जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स बोलते हैं, जो कॉस्मोलॉजी का हिस्सा है। वो बहुत सारे मॉडल्स है कि वो हम आगे कभी एक एक करके विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन एक आमतौर पर ऐसे माना जाता है कि बिग बैंग जो सबसे पॉपुलर थियरी, सबसे पॉपुलर थियरी है, यस। तो वो देखी जाए तो स्पेस वॉज एक थोड़ा सा आलंकारिक भाषा में बोला जाए तो इट वॉज अ इन्फिनिट मास पैक्ड इन 0 वॉल्यूम। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन वहाँ से जो बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ, वहाँ से स्पेस बढ़ता गया। अब ये हम सोच सकते हैं कि स्पेस बढ़ा तो किस में बढ़ा, किस चीज़ में बढ़ा? क्या सिर्फ स्पेस ही हो, जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे? गूज बम्स एक्चुअली। तो ये हमें पता नहीं है। अब रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चल रही है, कुछ थियरीज भी है, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें पता नहीं चल सकती। पॉइंट विदाउट मास इज इनफाइनाइट डेंसिटी। हाँ, इन्फिनिट मास इन 0 वॉल्यूम, इन्फिनिट डेंसिटी, ये तो एक्सट्रीम्स हो गए। लेकिन इट वॉज बेसिकली थॉट आउट टू बी लाइक एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ मास इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। एंड वो जैसे विस्फोट हुआ, या फिर जस्ट सिर्फ एनर्जी थी, क्योंकि मास तो नहीं हो सकता कि मास मतलब मटेरियल है, मटेरियल मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, वो तो बने भी नहीं थे। एक सवाल है, बहुत ही ब्लंटली मैं पूछूंगा ये सवाल।
एज ए ह्यूमन हम कभी ये जान भी पाएंगे कि यूनिवर्स पहले से एग्जिस्ट करता है या बिग बैंग के बाद आया, या फिर ये जो पूरा जो ब्रह्मांड का एक जो टाइम का जो साइकिल है वो एक लूप में घूम रहा है, ये कभी हम जान पाएंगे या नहीं? शायद नहीं, हमारे जीवन काल में तो नहीं। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अभी जब जेम्स वेब वगैरह हम ये देखते हैं तो इट्स काउंटिंग स्टार्स एज फार एज 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ओके, 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स, तो उतनी तो हमारे यूनिवर्स की आयु है। 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स, ओह, इतना दूर 13.8 बिलियन ईयर्स तो हमारे ब्रह्मांड की अब आयु हम बोल रहे हैं। आपका मतलब ये है कि जो बिग बैंग हुआ था वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। पर ईयर्स ये भी टाइम का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके। मतलब यार कुछ हद तक जाकर ना दिमाग काम करना बंद करता है मेरा। बिल्कुल होता है ना। मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स, एंड अब जब 13.8 ने छोटे नंबर में 13.8 पर कितने जीरो लगते हैं वो भी नहीं पता मुझे, है ना। अब ऐसा ही तो हमारे गणित में तो ऐसा ही है। हालांकि बाकी जो पहले पुराने कंसेप्ट है वो 6000 साल पुरानी हिस्ट्री बताते हैं या 5000 साल पुरानी हिस्ट्री बताते हैं। अब साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते तो ये नंबर्स आते हैं। ये वही तो, ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता रहेगा। वेल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। सो हमने एक अभी यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में एक थियरी की बात की जो है बिग बैंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत से लोगों को पता है। बट आर देयर एनी अदर थियरीज कि बाबा कि जो लोग समझते हैं कि भाई अगर बिग बैंग नहीं होता तो ये कुछ थियरीज है जिसके कारण इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? दो तीन थियरी जैसे है कि एक तो इटर्नल यूनिवर्स थियरी जो है ऐसा ही है और ऐसा ही मतलब चलता ये रहेगा। हाँ, पहले से ही पहले से था। ऐसा ही है इटर्नल यूनिवर्स वाली। एक साइक्लिक यूनिवर्स की भी थियरी है कि जो एक्चुअली बिग बैंग और उसके बाद बिग क्रंच, मतलब जैसे ही दूर दूर जाते हैं गैलेक्सीज तो बाद में वापस आती है और फिर से वो एक हो जाती है और फिर से स्फोट होता है। वो साइक्लिक यूनिवर्स की थियरी है। वो भी है जो एक्चुअली हमारे जो हिंदू संस्कृति में बोलते हैं साइक्लिक यूनिवर्स, उससे भी मेल है उसमें। ठीक है, तो अब ठीक है, ये उन लोगों का इमेजिनेशन था, वो पूरा साइंटिफिक था ऐसा भी नहीं बोल सकते कुछ कनेक्शन। लेकिन साइक्लिक यूनिवर्स थियरी एक एक ही सिविलाइजेशन है दुनिया में कि जो साइक्लिक थियरी मानते हैं, और वो है अपना। अपना। वाह वाह, दैट वाज रियली अमेजिंग। और सर पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो चुका है, आई थिंक इसको हम पार्ट में करें। पार्ट में ही करेंगे और क्या। चलो ठीक है। और तो ऑन दिस नोट गाइज, इस पार्ट का मैं, इस पॉडकास्ट का नहीं, इस पार्ट का मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ जो हमारी बातचीत हुई वो आपको अच्छी लगी होगी और आप उतने ही सेकंड और आने वाले पार्ट्स के लिए एक्साइटेड हो जितना कि मैं हूँ। अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और मैं अभी इस पार्ट का करता हूँ एंड, और मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, ciao.